स्टूडेंट्स, हेलो माय लवली बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप जिंदगी कट रही है, मतलब अच्छी कट रही है। माय नेम इज अनुभा गौर, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटिफुल सेशन आई एम गोइंग टू टेक, जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। अब मैम इसमें करने क्या वाली है, क्या बताने वाली है, क्या ये वीडियो हमारे काम का होगा। तो स्टूडेंट्स, मैम इज अ केमिस्ट्री मास्टर टीचर एंड आई थॉट कि बच्चों को केमिस्ट्री के बारे में शुरू से बताया जाए कि केमिस्ट्री आई कहाँ से, है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ह्यूमन में उसको लेके इतना इंटरेस्ट कैसे आया, और आज किस वजह से हम इतनी सारी चीजें अपने आसपास, इतनी केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं। देयर आर सो मेनी एरियाज जिसमें रिसर्च हो रही है केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। तो आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि सेशन को थोड़ा सिंपल रखा है। देयर इज सो मच टू टेल, बट मैंने वो वाली चीजें ज्यादा इंक्लूड की है जो 10th क्लास तक के बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीज अटेंड इट, इंपॉर्टेंट होगा, जरूरी है, अच्छे से देख लो, लास्ट तक रुको, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विद दैट नोट, लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। व्हाट से, तो ये कर लिया है ऑलरेडी? वंडरफुल वंडरफुल। एंड अनुभा मैम इज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, नो मोर ब्लूपर के मैम टेलीग्राम इंस्टाग्राम में कंफ्यूज हो जाते हो आप, ग्राम ग्राम कॉमन है ना, बट बाय द वे इट्स इंस्टाग्राम नाउ एंड दैट्स वेदांतु अंडरस्कोर अनुभा गौर। उस कम्युनिटी को भी वी कैन मेक लार्जर एंड लार्जर, सारी डिटेल सेशन की, अनुभा मैम के बारे में, बिहाइंड द सीन, ये सारी चीजें आपको पता चलती रहेगी। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टू नो मी बेटर, so you can join that also, like follow that also. With that note, let's just start from very starting कि यहाँ पर हम कैसे पहुंचे। बात करें यूनिवर्स से, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को यूनिवर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, बार बार ऐसे ऐसे सवाल पूछते रहते हो, उसके बारे में भी हम कोई स्पेशल सेशन रख लेंगे। डार्क मैटर क्या होता है मैम, ब्लैक होल में चले गए तो क्या होगा, एंड एंटी मैटर क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, कभी बात करेंगे आराम से। बट अभी आज के सेशन का मोटिव कुछ अलग है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता ही है दैट यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, पता है कि नहीं पता? अभी बता देती हूँ कि हमारा यूनिवर्स मेनली 98% हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है। बाकी कुछ डार्क मैटर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, बट दैट्स देयर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसा मैंने बताया, 98% जो हमारा यूनिवर्स है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम गैस बनाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूजन रिएक्शन होती है, ट्रिमेंडस एनर्जी निकलती है, और हमारा सन जो है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। हीलियम गैस का गोला है सन, और फ्यूजन रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकलती है कि वो कंटिन्यूसली बस जले जा रहा है, एनर्जी निकाले जा रहा है, एनर्जी निकाले जा रहा है। तो क्या हुआ, बात यही खत्म हो गई? नहीं, टाइम के साथ क्या हुआ, सन इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टार, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे और स्टार्स थे। स्टार्स कैसे बने, मैंने बताया, हाइड्रोजन हीलियम रिएक्शन एंड ऑल। तो क्या हुआ ना, देयर आर टाइम्स वो एक दूसरे के साथ टकराए, और जैसे वो टकराने लगे उनमें आपस में फ्यूजन रिएक्शन होने लगी। तो जब आप हायर क्लासेस में मूव करोगे आपको पता चलेगा, जब लाइटर मॉलिक्यूल्स जो है आपस में फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, देयर आर चांसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, एंड अगेन बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो जब ये कंबाइन हुए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ, तो नए नए एलिमेंट बनने लगे, और इसी तरीके से वी गॉट अर्थ, और अर्थ पे लाइफ आई, और अर्थ पे बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी आए, ठीक है। तो वो क्यों आए, दैट्स जस्ट द न्यूक्लियर रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट सुपर जाइंट स्टार्स। वो कहानी तो आपने सुना ही होगा ना, कि वो मिटियोर का शार हुआ था जिसकी वजह से अर्थ पे पानी आया एंड ऑल। तो बहुत 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 सारी चीजें हैं बताने को, अभी केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में रखेंगे कि एलिमेंट्स कैसे बने, जो हम इतनी लिस्ट पढ़ते हैं। वैसे आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू सम बुक्स 92 to 94 एलिमेंट्स ही हैं जो नेचर ने हमें दिए अर्थ पे। बाकी अब इंसान इतने स्मार्ट हो गए हैं केमिस्ट्री में कि वो खुद ही नए नए एलिमेंट बनाने लगे हैं। बाय द वे, याद है ना एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज समथिंग दैट्स मेड अप ऑफ सेम एटम्स। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ,
ठीक है। इवन इन आवर बॉडी वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। हम बोलते रहते हैं कि हमारी बॉडी में मोस्टली वाटर है, वो क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, दो डिफरेंट एटम का रिएक्शन हुआ, एलिमेंट्स का रिएक्शन हुआ, एंड इन एलिमेंट्स ने भी क्या करना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खुद को एक दूसरे के साथ कंबाइन करना शुरू किया। नाउ द पॉइंट इज एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी था स्टूडेंट्स? ये एलिमेंट क्यों कंबाइन होते हैं? क्योंकि दे वांट टू अचीव स्टेबिलिटी। उन जिस जिस भी सब्सटेंस की जितनी कम एनर्जी होगी ना, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ये एलिमेंट्स जब बनने शुरू हुए, तो इन्होंने सोचा कि जब अदर टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो देयर एंड उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों ना कंबाइन कर लिया जाए। और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया उनमें, और डिफरेंट डिफरेंट न्यू सब्सटेंसेस बनने लगे। पहले सिंपल मॉलिक्यूल बनने लगे, सिंपल मॉलिक्यूल धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चले गए। एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अगर मैं एग्जांपल बताऊं, डीएनए, हमारी बॉडी में डीएनए कैसे बना, इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एक दूसरे से इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन्स, देयर आर सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जिनका कई तो इतने डिफिकल्ट है कि उनको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, उनके नाम को लिखने में भी यू विल टेक 30 पेजेस, ऐसे भी है। कैन यू इमेजिन? तो एटम्स, ये जो एलिमेंट्स है, कंबाइन होते गए पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से आज हमारे पास इतना एरिया ऑफ रिसर्च है केमिस्ट्री में करने को। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स पे अलग रिसर्च चल रही है, ग्रीन केमिस्ट्री पे अलग रिसर्च चल रही है। ग्रीन केमिस्ट्री इज काइंड ऑफ व्हाट, कि जितने भी हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं रिएक्शंस को करने के लिए, उनको ग्रीनर एस्पेक्ट से सोचा जाए कि वो मोस्टली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जो बार बार प्रोड्यूस किए जा सके, और वेस्टेज प्रोडक्शन मिनिमम हो, ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, है ना। तो इन सब के बेस पे मैंने अच्छे से, मुझे याद है मैंने अपने मास्टर्स डेज में इस पे प्रोजेक्ट भी किया था, ग्रीन केमिस्ट्री पे, वेस्टेज को कैसे कम किया जा सकता है इन पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। आई हैव टेकन सम पर्टिकुलर रिएक्शन, आइब्यूप्रोफेन का कुछ बनाने को, पेन किलर आइब्यूप्रोफेन, नाम सुना है? कॉम्बीफ्लेम नाम से भी आता है। ओके तो ये बात समझ में आई कि कैसे हो रहा है, बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल था कि हमारे एंसेस्टर्स, उनका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया, उन्होंने बस बड़े आसान से, बस सर्वाइवल के लिए अगर मैं बोलूं, कुछ ऐसी चीजें करी जिसका रिजल्ट ट्रिमेंडस निकल के आया। पता है कैसे? रिमेम्बर दिस, ओरिजिन ऑफ फायर। तो पहले लोग क्या करते थे, वो कच्चा मांस जो है ना, वही खा लेते थे बस, और वो स्टोन को बस शार्प करके उनको किल करते थे, दैट्स इट। तो उनका दिमाग भी चलने लगा, है ना, एडवांस टाइम के साथ साथ हम और एडवांस होते जा रहे हैं। तो उस एज में उन्होंने, आपको पता ही है कि वो पत्थर को रब किया, एंड देन बाय मिस्टेक उन्होंने देखा फायर, और उनसे लाइफ इजी हो गई। फायर की हेल्प से दे वर एबल टू कुक देयर मील, है ना, जो भी वो पकड़ के लेके आते थे जानवर एंड ऑल, उसको कुक करके खा रहे थे। धीरे धीरे कुकिंग की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी आ गई। तो आज ये इतने अच्छे अच्छे पकवान जो आप लोग खाते हो, सोचो फायर का ओरिजिन, इजंट इट केमिस्ट्री? क्योंकि फायर क्या है, आप अपने वुड को कंबस्ट कर रहे हो, जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दे आर रिलीजिंग सो मच ऑफ एनर्जी दैट वी आर यूजिंग। तो काइंड ऑफ एनर्जी जिसके बारे में हमें इन अ वे केमिस्ट्री से पता चला। कुकिंग आसान हो गई, हमें वेराइटी ऑफ फूड मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल जो हम यूज कर पा रहे हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ये बहुत सारी मेटल तो फ्री फॉर्म में है, कुछ कंबाइंड फॉर्म में भी है, और जिनको बोला जाता है मेटल के, उनसे मेटल को निकालना आसान हो गया है ना। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो स्मेल्टिंग ऑफ ओर बोलते हैं मेटल को निकाला जाना, उनके कंपाउंड से, उनके ओर से, ये आसान हो गया। ग्लास फॉर्मेशन, आज हम ग्लास की इतनी चीजें यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो फायर की मेहरबानी, एंड सो ऑन सो ऑन। किसी चीज को जलाना है रिएक्शन को करने के लिए, मान लो एनर्जी चाहिए, दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। अब बात आती है, एनर्जी के बारे में डिटेल से तो पढ़ेंगे, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको केमिस्ट्री में पता होनी चाहिए? इफ यू आर अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, जो पहले से रिसर्च में आती चली गई, जिसने आज केमिस्ट्री को यहाँ पहुंचाया है। एंड आपको पता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एटम का ही है, और एटम के बारे में मैंने आपको बता दिया, एलिमेंट्स के थ्रू एटम्स कैसे बने,
राइट तो एटम जरूरी था और हमें अर्थ पे किस फॉर्म में मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर के फॉर्म में, बिकॉज मैटर इज समथिंग वी से फ्रॉम 9th क्लास दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, राइट, कि मैटर इज समथिंग जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है, एटम्स एंड देन मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक जो मैटर्स को बनाते हैं। और हमें ये तीन बेसिक स्टेट ऑफ मैटर, इससे अलावा भी है बट ये तीन मेन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हमें मिलती है, राइट। एंड आपको पता ही है कि H2O एक ऐसा एग्जाम्पल है, वाटर, जो आइस सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड वाटर की फॉर्म में और गैसियस स्टीम की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में मिलता है। तो मैटर के बारे में हमें डिटेल से इंफॉर्मेशन जानने को मिली। और देर आर अदर स्टेट्स ऑफ मैटर ऑल्सो, प्लाज्मा एंड BeC अगर मैं बात करूं, उसमें भी अगर मैं बोलूं एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनर्जी के बिना केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट, इवन ऑल द सब्जेक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट केमिस्ट्री में कैसा रोल है उसके बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले, क्योंकि जब हम एटम्स की बात कर रहे हैं, आपको पता है डिफरेंट एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब हमारे नील्स बोर ने और हेनरी मॉजले ने मिलके एक बहुत ही प्यारी पीरियोडिक टेबल तक हमें पहुंचाया, जिसमें जो भी एलिमेंट्स हमने बनाए, जो भी एलिमेंट्स टाइम के साथ हमने नेचुरली डिस्कवर किए, वो सब एक जगह रख दिए। तो सोचो, जो भी हम करते जा रहे हैं उसको हमने एक टेबल में भी रख लिया ताकि पढ़ना आसान हो जाए। और पढ़ना आसान करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ट्रिक भी हमें बताई कि हम वो सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखेंगे सेम ग्रुप में, सेम कॉलम में, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और सोचो, एटम वाज नो मोर इनडिविजिबल। एटम को भी उन्होंने डिटेल से पढ़ना सीख लिया कि एटम के अंदर भी न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वो लूजली बाउंड है, वो आसानी से निकल सकते हैं। और उन्हीं के निकलने से, उन्हीं के ट्रांसफर से, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से, शेयरिंग से वी गेट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, वी गेट डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि स्टेबिलिटी, एटम्स को स्टेबिलिटी चाहिए और वो कंबाइन करना शुरू कर जाते हैं। तो वो टेबल एक इतनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना उनकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, आई थिंक आपको पता है। तो लगता है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ है केमिस्ट्री में एंड अप्रिशिएबल है, तो थोड़ा क्लैप कर लेते हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन को। तो जैसे मैंने बताया कि वो क्या करने लग जाते हैं, कंबाइन जस्ट टू अचीव स्टेबिलिटी। जैसे हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, बिकॉज हाइड्रोजन इंडिविजुअली, ऑक्सीजन इंडिविजुअली, अगर एटम्स की बात करूं, दे आर नॉट स्टेबल, दे विल कंबाइन आइदर विद देमसेल्फ और विद अदर एटम्स टू अचीव स्टेबिलिटी, राइट। कोवलेंट बॉन्डिंग थर्ड चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम को बोलेगा अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कि चलो कंबाइन कर लेते हैं, हम दोनों नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल बिलीव्स इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि चलो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, अगर हमने कर लिया तो हम स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल का मतलब एनर्जी कम, क्यों कंबाइन करते हैं, स्टेबिलिटी मिल जाए, कम एनर्जी में खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ये इससे, और इनका डुप्लेट पूरा हो जाता है। याद आया, 9th क्लास में पढ़ा है डुप्लेट रूल, कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल है, वो तब स्टेबल होती है जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसको मिले, काम खत्म, स्टेबिलिटी अचीव हो गई, ठीक है। अब सेम विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी दूसरा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड बना लेगा। कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं उसको, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब समटाइम जस्ट टू अचीव स्टेबिलिटी दे कंबाइन विद डिफरेंट एटम आल्सो और बनाते हैं कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन बोल रहा है मेरे पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना है, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये इससे। डोंट टेल मी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, तब तो H2 बन जाएगा। इन दोनों को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना था, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो ना म्यूचुअल शेयरिंग में बिलीव करता है, वो बोलता है कि चलो हम सेम फैमिली है ना, नॉन मेटल नॉन मेटल, तो अगर तुम मुझसे शेयर कर रहे हो तो मैं भी तो करूंगा, इक्वालिटी। तो वो भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो ऑक्सीजन के पास 6 खुद के थे, 2 इनसे, 6 and 2 8, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जो कि उसको करना था, और वो भी स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी मिल गई। तो इसी तरीके से वी गेट डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स, ओके। achieve stability, they achieve stability, that's why they do so. This point is very clear, okay. So we got different kind of chemical compound having entirely new property. 9th क्लास में और फिर 10th में हम ये बात पढ़ते हैं ना कि जो भी हमें एक केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलता है
उसकी जो प्रॉपर्टी एकदम नई है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से। जैसे हाइड्रोजन इज समथिंग जो बहुत ज्यादा कंबस्टेबल है, कि आग लग जाती है बहुत भयानक वाली, बहुत कंबस्टेबल है, थोड़े से ही एक्सप्लोजन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉम्ब नाम तो सुना ही होगा। एंड ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस को जलाने में हेल्प करती है, और उन्होंने मिलके बनाया वाटर, जो कि आग को बुझाने का काम करता है, खुद तो जलता नहीं है। समझ रहे हो, एकदम नई प्रॉपर्टी। ओके, तो वाटर के बारे में भी समझ में आया, कैसे बना, क्या हुआ। ओके, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है ये भी समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का, जिसकी वजह से आज हम मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ पा रहे हैं। Yes, that's so true. जिसकी वजह से we got this category, acids, base and salts. ये कंपाउंड की कैटेगरी है। तो एक बताया शेयरिंग होती है, सम टाइम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। सोडियम बोल रहा है देखो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में। क्लोरीन बोलेगा मेरे पास 7 है। सोडियम बोल रहा है अगर कोई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्लोरीन बोलेगा मैं खुशी से ले लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया सोडियम से क्लोरीन की तरफ। तो जब एटम में से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, नेगेटिव चार्ज चला जाता है, उतना पॉजिटिव हो जाता है। जो ले लेता है इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव को, वो नेगेटिव हो जाता है। एंड वी गॉट आयनिक कंपाउंड। पिछला कोवेलेंट, दिस इज आयनिक, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। ये तो समझ आई गया आपको। अब मैंने बोला था एनर्जी का ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बिना आप केमिस्ट्री को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब मुझे सोच के बताओ, वो लोग आग कैसे लगाते, हमारे जो भी इंसिस्टर्स थे, अगर ये एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती। मान लो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होती, स्पॉन्टेनियस नहीं बोल सकते आप इसको, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए। जैसे कि मैं फास्फोरस के पीस को मैं ऐसे रख दूं एयर में, उसमें आग लग जाएगी। सोडियम के पीस को ऐसे रख दूं एयर में, आग लग जाएगी। अपने आप होने वाली रिएक्शन है, थोड़ी सी एनर्जी से हो जाती है। बट व्हेन इट कम्स टू वुड, मैंने बाहर रखा, ऑक्सीजन भी है, अपने आप आग क्यों नहीं लग रही? हमें प्रॉपर एनर्जी देनी पड़ रही है, राइट? हमने थोड़ा मिट्टी का तेल डाला, थोड़े पीसेस ऑफ स्ट्रॉज डाले, थोड़े पेपर वगैरह डाले, और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की कि रिएक्शन शुरू हो सके। इस एनर्जी को मोर ऑफ लाइक एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, कि रिएक्शन में जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है ना, उनको रिएक्ट करने के लिए एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एनर्जी का बैरियर अचीव करना पड़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर वो कर लिया तो रिएक्शन हो जाएगी, तो वो हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है। ओके, गॉट इट। अब आप बोलोगे मैम 9th 10th के हिसाब से कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो? बेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। फेज ट्रांजिशन मतलब एक फेज से दूसरे में कन्वर्ट होना। सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है? जब आप टेम्परेचर राइज करते हो। टेम्परेचर क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो सॉलिड इज समथिंग आई विल से कि थोड़ा लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, और वो इतने क्लोज होते हैं, ऑल द पार्टिकल्स आर सो क्लोज, मतलब अ बिट ऑफ हाई प्रेशर, उनके बीच में जो पार्टिकल है वो सो क्लोजली पैक्ड है, अच्छा खासा प्रेशर लगा हुआ है। When it comes to liquid, थोड़ा और हाई एनर्जी, गैस के पार्टिकल एकदम फ्री, बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली मोर एनर्जी और हाई एनर्जी, राइट? और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा तब गैस निकल के आई, और पार्टिकल आर सो फ्री, मतलब प्रेशर बहुत कम है, लेस प्रेशर, तभी तो सारे पार्टिकल इज लाइक गोइंग हेयर एंड देयर। और प्लाज्मा तो इनसे भी महान। प्लाज्मा क्या है? गैस की एक फॉर्म है। जब आप गैस के पार्टिकल को इतनी ज्यादा एनर्जी दे देते हो कि वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं और अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों? लूजली बाउंड था, तो सारे गैस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर घूम रहे हैं, वो टकराते हैं और ग्लो करने लग जाते हैं। वी गॉट प्लाज्मा, उससे भी ज्यादा एनर्जी। एंड व्हेन इट कम्स टू बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उस बेचारे की सबसे कम एनर्जी होती है, लीस्ट एनर्जी, क्योंकि सॉलिड से भी कम, या मैं बोलूं सॉलिड से भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल में। जब किसी गैस को आप सुपर लो टेम्परेचर दे देते हो, दे विल कम सो क्लोज टू ईच अदर, वेरी फ्यू गैसेस, जैसे कि हीलियम, कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड बना लेता है, और उसके पार्टिकल में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस है, इवन टाइटली पैक्ड देन इवन सॉलिड, ठीक है? तो दैट इज बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो पता चला एनर्जी का, टेम्परेचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो। सो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी एनर्जी का रोल है, याद रखना इस बात को।
अब बारी आती है कैटालिसिस की। अगर ये किसी ने नहीं बताया होता तो बहुत सारी रिएक्शन में हम आज भी स्ट्रगल कर रहे होते। देखो, अमोनिया बनाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जितने फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं ना, जिससे कि प्लांट्स और ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है इतना बढ़ गया है। आपको पता है ह्यूमन रेस में आज इतने, मतलब क्या बोलो, बिलियंस ऑफ ह्यूमन है। अब उन सबको फीड करना है, लैंड लिमिटेड है। तो जब पहले क्रॉप प्रोडक्शन होती थी, कई बार ऐसा होता था उतनी है ही नहीं, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हो गए और सॉइल का कुछ इशू हो गया, एंड इट्स लाइक क्रिएटिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। जब से केमिस्ट्री ने फर्टिलाइजर्स देना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स जो कि क्रॉप की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ताकि जो आई मीन सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं ताकि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाए, ताकि वी कैन मीट विद द नीड ऑफ द ह्यूमंस, उनके फूड की नीड को पूरा किया जा सके। अब वो फर्टिलाइजर्स मोस्टली अमोनिया से बनते हैं। अमोनिया पहले जब बनता था ना, बहुत मुश्किल हो रही थी और बहुत ही एक्सपेंसिव था, क्योंकि काइंड ऑफ ऐसी रिएक्शन थी जो रिवर्सिबल भी है। जब भी बनता है वो वापस लो टेम्परेचर पे वही सारी चीजें देने लगती है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। तब जाके पता चला, अगर उसी को आयन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जाता और मॉलिब्डेनम नाम का एक प्रमोटर लिया जाता, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगी। कैटलिस्ट कौन होते हैं? जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं मोस्टली। कुछ नेगेटिव भी काम करते हैं, उनको पॉइजन्स भी बोलते हैं, इनिबिटर भी, जो रेट को स्लो करते हैं। उनको सिर्फ तभी यूज करते हैं जब रिएक्शन ऐसे इंस्टेंटेनियसली हो जाए और हम बहुत सारी चीजें मेजर ना कर पाए। उस टाइम पे हम पॉइजन यानी कि वो नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं जो रिएक्शन को थोड़ा देर में करें। और मोस्टली पॉजिटिव कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं, जिनको सिर्फ कैटलिस्ट बोलते हैं, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। जो रिएक्शन सपोज 5 घंटे में हो रही थी, इट्स पॉसिबल कि वो सेम रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए और वो 1.5 घंटे में भी पूरी हो जाए। और द बेस्ट पार्ट इज, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। इजंट इट अमेजिंग कि हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? तुम्हें करना है, करो, मोर देन वेलकम। तो अच्छी बात नहीं है ये। तो कैटालिसिस इज समथिंग जिसमें हम कैटालिसिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर वी यूज कैटालिस्ट टू इंक्रीज इन जनरल द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये वाली रिएक्शन पता है मैं आपको 4th चैप्टर में पढ़ाऊंगी 10th क्लास। दैट इज, जब भी मेरे पास, ये वाली बात आपने सुनी होगी, अनसैचुरेटेड फैट है ना। अनसैचुरेटेड फैट कौन होता है? जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन। अनसैचुरेटेड फैट आर काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव हाइड्रोजन कार्बन से बनने वाले और कुछ अलग एटम जुड़े हुए हैं। अनसैचुरेटेड फैट हम घर में भी यूज करते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे ऑयल, ये जो भी ऑयल आप यूज करते हो, तो अनसैचुरेटेड है। क्या किया जाता है ना, ये जो मार्केट में हम क्या करते हैं, इनमें से हाइड्रोजन गैस पास करानी होती है, और जब आप करा देते हो तो वो सैचुरेटेड बन जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और हाइड्रोजन आके जुड़ गया। जब ऐसा होता है ना, तो ये जो अनसैचुरेटेड फैट था, सैचुरेटेड होते ही घी टाइप का टेक्सचर देने लगता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। जो मार्केट में डालडा घी, जो वनस्पति घी जो आता है, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा, हाइड्रोजन गैस आराम से इससे रिएक्ट करती ही नहीं, क्योंकि गैस इज लाइक वेरी फ्री, इंट्रोपी इतनी ज्यादा मूवमेंट, वो आके रिएक्ट करेगी ही नहीं। तो हमने निकल नाम का एक कैटलिस्ट डाला। अब उसका काम क्या है? देखो, अपना सरफेस प्रोवाइड करना। जैसे उसने अपना सरफेस प्रोवाइड किया, हाइड्रोजन आके ना उससे अटैच हो गई, कि जब भी मेरे अनसैचुरेटेड फैट आएंगे मैं आसानी से उनसे रिएक्ट कर लूंगा या कर लूंगी, जैसे भी बोलना चाहो। So they are providing their own surface for the reaction and making the reaction process faster. तो catalysis is one of the important aspect of chemistry, और इसको डिटेल से आप हायर क्लासेस में पढ़ने ही वाले हो, and you should know about this. राइट अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन ने हमारी क्लासिफिकेशन को बहुत आसान कर दिया। बहुत टाइम से हम इतनी रिएक्शन पढ़ते आ रहे थे, अगर आपको ऐसे लिखनी पड़े ना तो ऐसे मिलियंस ऑफ रिएक्शन है। तो अगर मैं छोटे लेवल पे बताऊं आप लोगों के क्लास तक की, तो रिएक्शंस को जनरली हमने इन टाइप में डिवाइड कर लिया डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे वर रिएक्टिंग। रिमेंबर, पहले वो 4 मेन टाइप बताऊं तो सिंथेसिस, जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। Then comes to decomposition, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको मेटाथेसिस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल रही है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चल रही है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? टाइप ऑफ रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दे रिएक्ट टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट।
तो सोचो कितनी अमेजिंग बात है। बहुत सारी रिएक्शन विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अगर हम एक कैटेगरी को पढ़ लेते हैं, हमें इंडिविजुअली पढ़ने की जरूरत नहीं है रिएक्शन को, क्योंकि हम कैटेगरी वाइज प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने, वो सारे के सारी सेम टाइप ऑफ रिएक्शन शो करेगी। नो, डिकम्पोजिशन इज जस्ट ऑपोजिट, कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, अगर मैंने उसमें से हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ भी पास कर दिया, इट विल डिकम्पोज एंड गिव स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, सिंपलर मॉलिक्यूल्स। एक से ज्यादा होंगे तभी तो डिकम्पोज हुआ, तो यू विल गेट मोर देन वन प्रोडक्ट। अच्छा देखो यहाँ पे भी एनर्जी का रोल, एनर्जी दिए बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन से अलग कर देती है, उसकी जगह ले लेती है, और खुद बेचारे को अलग इसलिए होना पड़ता है क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। रिमेंबर, मैंने फर्स्ट चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ाई है आपको, दैट अ हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो रिएक्टिविटी सीरीज आ गई तो बहुत टाइप ऑफ रिएक्शंस आप इससे समझ जाओगे। तो 10th क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीजें आप केमिस्ट्री की यही सॉल्व कर लेते हो। माना बहुत सारी चीजें बदल भी जाती है, बट अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना, कि हाँ बहुत कुछ सीख के भी आए हो। मतलब 11th-12th में तो बहुत 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 कुछ चीजें बदलने वाली है, बट मैम डरा नहीं रही है बाय द वे। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट या मेटाथेसिस जिसमें होता है बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना एंड देन फाइनली न्यू मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू फॉर्म। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, दे लाइक लेट्स एक्सचेंज ईच अदर्स आयन। दो एक्वस सॉल्यूशन लिए, मिक्स किए, they'll exchange each other's ion। ये बोला चलो मैं इसके साथ चला जाता हूँ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव। रिमेंबर हमेशा ऐसे ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। और जो पहला पार्ट है वो हम पॉजिटिव लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते हैं, प्लीज याद रखना, एक्सचेंज ऑफ आयन्स। ऑलरेडी आई थिंक यू गॉट दिस वन, या। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हम बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शंस केम अंडर दिस कैटेगरी, दैट्स रेडॉक्स रिएक्शन। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम डीडी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं रेडॉक्स की बात करूं, दैट्स फॉर श्योर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन है, they occur simultaneously. If a substance is doing oxidation, other will doing reduction, they'll do it simultaneously, right? जैसे मैं अगर कोई एक एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ और आपको समझाती हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनता है, ठीक है। किसी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है तो वो ऑक्सीडेशन, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन में देखो हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो होता है रिडक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, बाय द वे ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एंड रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हायर क्लास में आपको ये बात पता ही होनी चाहिए कि मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं, कैसे? बाय गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन। आई रिमेंबर दिस लाइन मैंने पढ़ाया था, लियो गोज टू गर, राइट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जो कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन को उसका रिडक्शन हो गया। तो मेटल आर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उनका रिडक्शन हो गया, तो कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओए, क्योंकि वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरे को मजबूर कर देते हैं उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने में ताकि ये खुद ले सके, तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। प्लीज इसको लिख लेना, काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, विल हेल्प यू फॉर श्योर, ओके। पर कोई भी रिएक्शन करो, आपको पता है लेवॉइचर ने 9th क्लास में पढ़ के आए, एंटोइन लेवॉइचर ने ये बात बताई थी, कोई भी रिएक्शन करो इस लॉ को मत भूलना, कंजर्वेशन ऑफ मास। बट यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगी जो आपको पता होनी चाहिए, साथ में एनर्जी, क्योंकि स्टेट में थोड़ा सा बदल जाता है। हम ये पढ़े थे ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब रिएक्शन को करते टाइम आप जितने रिएक्टेंट का टोटल मास लेते हो, जितना प्रोडक्ट बनेगा उसका मास भी उतना ही होगा। बट कई बार देखते हो गैस निकल रही है, एनर्जी निकल रही है और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो हम स्टेटमेंट को कैसे थोड़ा सा बेटर बनाते हैं, ये बोल के कि
मास एंड एनर्जी ऑल टुगेदर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मास थोड़ा सा एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। आइंस्टाइन सर बोल के गए थे एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास एंड वाइस वर्सा। तो दैट्स व्हाई सम ऑफ द मास कैन कन्वर्ट टू एनर्जी एंड दिस इज समथिंग यू शुड नो इट। तो कोई भी रिएक्शन करते वक्त हमें इस बात को भी ध्यान रखना है दैट चाहे कुछ भी हो, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। या अब ये वाली चीज ना 12th क्लास में पढ़ोगे डिटेल से, अभी थोड़ा डरावना लग रहा होगा, मैं डरावना नहीं बनाऊंगी, ट्रस्ट मी। काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन, काइनेटिक्स इज मोर ऑफ लाइक स्पीड के बारे में बात करना। कोई रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, किस ऑर्डर की है, ऑर्डर वॉर्डर अभी बोलोगे कि मैम क्या जज साहब बन रहे हो, समझोगे आप इसको कि विद टाइम आपके रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती चली जाएगी, मतलब कंसेंट्रेशन इज द अमाउंट दैट यू हैव टेकन। जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता चला गया। जैसे मैंने देखो मैंने रिएक्शन को शुरू किया, टाइम के साथ साथ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती चली गई, उनका अमाउंट कम होता चला गया, एक टाइम पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का अमाउंट टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पे ऐसा आएगा जहां पे जितना रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट का अमाउंट भी उतना ही है। उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम, जहां पे द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इक्विलिब्रियम पे आ गया है दोनों। ओके, गॉट इट। ये काइनेटिक्स के बारे में डिटेल से भी पढ़ोगे आप, डिटेल आई मीन 12th क्लास में। या कि कैसे यू कैन नो अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस टेकन, द टाइम टेकन एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, दैट इज एसिड बेसिस सॉल्ट, कि पीएच इज समथिंग जो सोरेनसन ने हमें बताया। सोरेनसन सर ने 1909 में बेसिकली पीएच के बारे में बताया, पीएच का स्केल दिया, विच मेड आवर लाइफ सो इजी। हाउ कम? पीएच एक ऐसा स्केल है जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के बारे में कमेंट करता है। उसने बोला कि हाइड्रोजन आयन इवन बेस में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बेस बेसिक नेचर कब शो करेगा? पानी में डालोगे जब, और पानी आयोनाइज हो जाता है उस टाइम एच आयन और OH आयन देने में, तो इवन बेस में एच आयन है ड्यू टू दैट वाटर। तो उसने बोला कोई भी सोल्यूशन लो, एच आयन तो है ही, एच आयन की जितनी कंसेंट्रेशन है उससे आप ये बता सकते हो आपका गिवन सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक है, राइट? तो जितनी ज्यादा एच आयन की कंसेंट्रेशन उतना पीएच कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। उतना पीएच कम का मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। उसने एक चार्ट दिया, वैल्यू स्टैंड्स फ्रॉम 0 to 14, 7 दोनों के बीच में आ रहा है। उसने बोला 7 ऐसा टाइम है जब जितने मेरे एच आयन है सोल्यूशन में OH आयन के इक्वल है। एच OH को कैंसिल कर देगा, वाटर न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल का पीएच 7 हो गया। अब ये न्यूट्रल है, अब मैं बोल रही हूँ जितना एच आयन बढ़ता चला जाता है उतना एसिडिक। 7 पे तो न्यूट्रल था, तो 7 से जब इधर जाते हो वो सारे एसिडिक सोल्यूशन है। जितना कम वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? और जितना पीएच का वैल्यू आई मीन जितना एच का वैल्यू कम, बहुत ही कम एच आयन की कंसेंट्रेशन है, मोर ऑफ लाइक बेस का केस, उसमें पीएच ज्यादा है, तो इधर जाते हैं तो OH आयन बढ़ते चले जाते हैं, बेसिक नेचर बढ़ता चला जाता है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू है पीएच की उतना बेसिक सोल्यूशन है आपका, ठीक है? लो वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड, हायर वैल्यू स्ट्रॉन्ग बेस। 7 पे न्यूट्रल है, या? और ये देखो कलर का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है। बाद में हमें पीएच के पेपर के बारे में भी पता चला। दे डिजाइन्ड अ पेपर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी डाइज, बहुत सारी डाई को मिक्स किया जो कलर इम्पार्ट करते हैं, और ये बनाया, और वो नॉर्मल फिल्टर पेपर डिप कर करके वो ड्राई फॉर्म में हमने पीएच पेपर को स्टोर कर लिया। अब उनकी प्रॉपर्टी है कि जो भी डाई थी ना, वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन के साथ अपना कलर चेंज करते हैं, कि अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रल है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उनका कलर चेंज होता चला जाता है उन डाइज का जो भी इन्वॉल्व हुई है। एंड एक विबग्योर वेराइटी ऑफ कलर्स हमें देखने को मिलता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो वॉयलेट, इंडिगो इज मोर ऑफ लाइक नॉट नोन, उसको हटा दो, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से वैरायटी ऑफ कलर देखने को मिलते हैं। तो लैबोरेटरी में जाके अब हमें ये भी पता चल गया, यही नहीं कि मेरा जो वो कंपाउंड था वो एसिड था, बेस था, क्या था, ये भी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड था, कितना स्ट्रॉन्ग बेस था, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
So pH is a very important aspect of chemistry that you should know it and is very important. तो ये बात एकदम क्लियर है. तो जैसे मैंने बोला, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू दैट वी गॉट टू नो फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग. इतनी सारी चीजें हमें पता चली जिसकी वजह से देर आर वेराइटी ऑफ ऑप्शंस टू डू रिसर्च इन केमिस्ट्री. आज हम यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि इतनी सब चीजें हुई है और इतनी सब चीजों का रिजल्ट क्या आया है कि केमिस्ट्री की इतनी ब्रांचेस और इतने सारे करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए खुल गए हैं. तो इजंट इट अ ग्रेट थिंग? इजंट इट समथिंग जो हमें क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए. ग्रीन केमिस्ट्री इज समथिंग दैट आई टोल्ड यू, मैंने किया, बहुत इंपॉर्टेंट. फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जिसमें कंप्यूटर में एटम्स मॉलिक्यूल्स को सिमुलेटेड वे में रिएक्शंस को करा के देखा जाता है. अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें करियर अभी बूम कर रहा है. एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बायोमोलिकुलर ड्रग डेवलपमेंट. मैंने सोचा था एक टाइम पे कि ड्रग डेवलपमेंट में रिसर्च करूंगी, ठीक है. सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री 12th क्लास में इसके बारे में पढ़ने वाले हो. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है कि आप कैसे उसको बेटर बना सकते हो, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या चीजें हार्म कर रही है, क्या अच्छा करना चाहिए आपको. नैनो साइंसेज अगेन रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी चल रहा है. तो स्टूडेंट्स बी रेडी टू नो मोर एंड मोर केमिस्ट्री बिकॉज इट विल टेक यू ऑन अ हायर लेवल फॉर श्योर 100%. तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करते रहो और डेफिनेटली बहुत सारे पार्ट्स आप लोगों के लिए खुल के आएंगे. ओके, अब बात करेंगे वेदांतु कैसे कंट्रीब्यूट करेगा स्टूडेंट्स. दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव योरसेल्फ, क्योंकि अभी तो वेदांतु ने बोला दैट वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस. वी कॉल इट वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस. कैसे, मैं बता देती हूँ. ओके, तो आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा अभी कि वेदांतु इज मेकिंग अ प्रॉमिस कि अगर आपके इंप्रूवमेंट नहीं होता है सो द कोर्स फीस विल बी गिवन बैक टू यू. दिस इज अ प्रॉमिस दैट यू शुड कंसिडर, इजंट इट? कि इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, इट्स अबाउट कि आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा. आप अपना 100% दो. दिस प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो गिव देयर 100% एंड डेफिनेटली दैट्स पॉसिबल. यप, आपको बहुत सारे अनलिमिटेड लाइव क्लास अटेंड करने को मिलेंगे जिसमें हर सेशन में लाइव क्विजेस होगी अप्रोक्सीमेटली हर 15 मिनट्स में, टू मेक श्योर जो आपको पढ़ाते जा रहे हैं वो आपको समझ आता जाए एंड यू विल बी एबल टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट में सीखते हो चीजें. इंटरैक्टिव रिप्ले देखने को मिलते हैं कि कोई सेशन मिस भी हो गया ड्यू टू एनी रीजन, व्हेन यू सी इट अगेन the best part is you can participate in the quiz and can give your 100% और leaderboard में भी आ सकते हो. तो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा. सारा कंटेंट जो हम पढ़ाएंगे वो भी मिलेगा विद आवर ओन फीडबैक, हमारे खुद के हैंड रिटन. और आपको स्पेशल तत्व बुक्स भी मिलेगी पूरे साल के एनरोलमेंट पे फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिस. सारे क्लास में डाउट सॉल्व होंगे मास्टर टीचर्स एंड क्लास टीचर्स के साथ. बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे क्लास के बाद. टेस्ट होंगे हर चैप्टर के बाद ताकि आप जो पढ़ाया भूलो ना. The best part is even if you take for 1 month and will think कि हाँ मैं ट्राई करके देखता हूँ या देखती हूँ, फिर I'll be pretty sure कि क्या करना है. उसमें आपको अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज अटेंड करने को मिलते हैं. किसी भी चैप्टर को कितनी बार भी रिवाइज करो जब तक कि आपको ये ना लगे कि मैं प्रो हो गया हूँ उस चैप्टर में. Isn't it great thing? तो बेस्ट पार्ट इज इट्स इन अ वेरी लेस प्राइस. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वेदांतु उसको पिन भी कर देगा मैसेज को. उस लिंक को ओपन कर लो, दिखेगा बी अ पार्ट ऑफ प्रो क्लासेस, ठीक है, और वो लिंक होगा. और एजी मैम का कोड क्या है? एजी प्रो, ठीक है. एजी प्रो लगाओगे तो डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा. 3 टाइप के कोर्सेज हैं, लाइट, क्लासिक एंड प्लस. द बेस्ट वन इज आई विल से ऑल ऑफ इट, बट क्लासिक में आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा कि आपके डाउट आफ्टर एंड बिफोर क्लास किसी भी टाइम सॉल्व हो सकते हैं डाउट ऐप के थ्रू within 20 minutes. The best part of plus is आपके डाउट भी सॉल्व होंगे बिफोर आफ्टर थ्रू डाउट ऐप. एक पर्सनल मेंटर भी मिलेगा who will make sure कि आपकी जर्नी ऑसम रहे, आप इनफ मोटिवेटेड रहो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए एंड आपको बेटर गाइड कर सके, समझा सके. तो अपॉर्चुनिटी है. 9th-10th आपके बैचेस नए शुरू हो रहे हैं और कुछ शुरू हो चुके हैं 7 जून को. तो लेट मत करो. ज्यादा लेट करना इज नॉट अ गुड थिंग. अपना माइंड मेकअप करो, प्लान करो प्रॉपरली, आ जाओ. एजी प्रो लगाना मत भूलना बिकॉज दिस विल गिव यू डिस्काउंट एंड आई थिंक डिस्काउंट सबको पसंद है. ऑलराइट, दिस इज माय अगेन इंस्टा आईडी vedantu_anubha विच यू कैन डेफिनेटली फॉलो. आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. केमिस्ट्री के बहुत सारे इंसाइट्स आज आपको समझ आए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री और कितनी चीजें हमें इम्पॉर्टेंटली देख के भी इग्नोर कर देते हैं और पता होनी चाहिए.
तो बस आज के लिए इतना ही। ट्राई टू प्रोसेस इट, टेक सम डीप ब्रेथ कि हाँ हो गया, बहुत कुछ है अभी करने को आगे लाइफ में फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। उसी नोट पे आगे मिलते हैं विद मोर एंड मोर क्लासेस। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी माय क्यूरियस किड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।